हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। हमने प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम मध्यकालीन इतिहास समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि आज की जो क्लास है उसमें हम मध्यकालीन इतिहास में फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंशियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम बस्तर के जो काकती वंश हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि देखिए आपको अगर हम बात करें कि हाँ, जो फड़ी नागवंश है, छिंदक नागवंश, ये अचानक से कैसे कूद पड़े। हमने 750 साल तक की कहानी कंप्लीट कर दी। कौन आ जाता है तो मराठा शासक भास्कर पंत आ जाता है और वह क्या करता है तो यहाँ जो कलचुरी शासन रहता है, कलचुरी शासन को समाप्त कर देता है। जैसे ही मराठा शासक आ जाता है तो अब हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन हम फड़ी नागवंशी और छिंदक नागवंशियों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आपके अंदर एक थोड़ी सी जिज्ञासा या फिर यहाँ पे उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर जब हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल चल रहा था, कौन सा तो बोलोगे कलचुरी काल हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा था, तो हमने एक चीज देखा था कि यहाँ पे रतनपुर शाखा थी और यहाँ पे रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा मेन थी, फिर उसके बाद रायपुर शाखा 13वीं-14वीं शताब्दी में बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि ठीक है, यहाँ पे कलचुरी लोगों का कब्जा था। लेकिन आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर उस टाइम पे बस्तर में क्या चल रहा था। क्या आपने क्वेश्चन कभी किया है अपने से? बिल्कुल नहीं। देखिए, यहां पे कलचुरी थे। 750 साल तक की कहानी में अगर आप बोलोगे पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में कलचुरी थी, तो ऐसा नहीं है। जब यहाँ पे कलचुरी थे तो यहाँ भी कोई ना कोई वंश चल रहा था। ये जो वंश था, पहला वंश था यहाँ पे छिंदक नागवंशी। कौन सा वंश? छिंदक नागवंशी। उसके बाद छिंदक नागवंशियों का सफाया कर देते हैं कौन? काकतीय वंश वाले। कौन? काकतीय वंश वाले ये छिंदक नागवंशियों का सफाया कर देते हैं। उसके बाद ये लोग कहाँ पे आ जाते हैं तो ये बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो हमने यहां तक की कहानी कंप्लीट कर दी है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फड़ी नागवंशी, छिंदक नागवंशी और कांकेर के सोमवंशी। कांकेर में यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में ही यहाँ पे कांकेर में सोमवंशी थे, उनके बारे में बहुत छोटा सा फैक्ट, बहुत ही थोड़ा सा फैक्ट है, वो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो आज हम 3 वंश के बारे में कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फड़ी नागवंशी के बारे में। किसके? फड़ी नागवंशी के बारे में। देखिए, फड़ी नागवंशी अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो फड़ी नागवंशी थे आखिर ये थे कहाँ पे, कैसे इनका उद्भव हुआ, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे रतनपुर शाखा था, यहाँ पे रायपुर शाखा था। ये वाला शाखा यहाँ पे क्या है तो एक छोटा सा वंश आ जाता है। ठीक है, कौन तो बोलोगे यहाँ पे एक छोटा सा वंश हो जाता है। कौन से क्षेत्र में? तो कवर्धा क्षेत्र पे। कहाँ पे? कवर्धा क्षेत्र में एक छोटा सा वंश रहता है और उसी वंश का नाम रहता है फड़ी नागवंश। कौन सा तो बोलोगे? फड़ी नागवंश। कहाँ पे? तो वह कवर्धा में का था। कहाँ पे? कवर्धा में था। ठीक है, ये कवर्धा में था। कौन सा वंश तो बोलोगे? फड़ी नागवंश कवर्धा में था। यहाँ पे रतनपुर शाखा, यहाँ पे लहौरी शाखा। ठीक है, रायपुर के। अब देखिए, यहाँ पे आपको हम ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में केवल और केवल चीजों को हम समझाएंगे, अगली स्लाइड में हम लिखा देंगे, आप आसानी से सारी चीजों को लिख लीजिएगा। जो फड़ी नागवंशी थे, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछेगा फड़ी नागवंशियों का कब्जा किस क्षेत्र पे था, तो आप बोलोगे कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। आप कैसे याद कर सकते हैं? बोलोगे ये कफ। देखिए, क से कवर्धा, फ से फड़ी नागवंशी, तो आप कफ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कफ, वात कफ पित्त दोष ऐसे करके बोलते हैं ना जो आयुर्वेद के डॉक्टर रहते हैं, बोलोगे हाँ, तो वात कफ ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो वंश है इसका कोई ना कोई संस्थापक होगा। ये भी कुछ साल तक चलेगा, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल, ऐसा भी कुछ चलेगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल। ये जो फड़ी नागवंशी है यह कवर्धा में चलता है और कितनी शताब्दी तक तो आपको याद रखना है, यह 11वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक यह फड़ी नागवंशी यहाँ पे कब्जा जमा के रखते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। पहला फैक्ट। दूसरा, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक भी आपको याद रखना है। कौन था? तो अहिराज इसका संस्थापक था। कौन? अहिराज इसका संस्थापक था। ठीक है, तो फड़ी नागवंशी कवर्धा में रहते हैं। इनका जो शासन चलता है वो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आया, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 11वीं शताब्दी हम किसको बोलेंगे। देखिए,
1001 ईस्वी से, क्या 1001 ईस्वी से लेके 1099 ईस्वी तक की जो भी कहानी होती है उसे हम बोलते हैं 11वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी हम किसे बोलेंगे, तो बोलोगे 1301 ईस्वी से लेके 1399 या फिर 1400 ईस्वी तक की जो कहानी रहेगी उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोलेंगे 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो 1301 से लेके 1399 और 11वीं शताब्दी तो आपको याद रखना है 1001, मतलब 1000 से ज़्यादा और 1100 से कम हुआ तो 11वीं शताब्दी हो गई। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी क्या चल रही है तो आप बोलोगे अभी कौन सी शताब्दी चल रही, बोलोगे 21वीं शताब्दी। कौन सी, 21वीं शताब्दी। ठीक है, क्योंकि अभी चल क्या रहा है, 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2024। तो 2001 से लेके 2099 तक क्या चलेगा, 21वीं शताब्दी चलेगी। कौन सी, 21वीं शताब्दी चलेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे हमारे साथ जो भी कहानी चलने वाली है वो सारी की सारी 21वीं शताब्दी में ही चलेगी। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक कौन सा वंश यहाँ पे राज करता है कवर्धा में, तो बोलोगे फड़ी नागवंशी। संस्थापक कौन हो गया, अहिराज इसका संस्थापक हो गया। उसके बाद अगला शासक आता है, नाम क्या रहता है, तो गोपाल देव। क्या रहता है, गोपाल देव अगला शासक। देखिए शासक और आते हैं इनके बीच में, लेकिन हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो शासक है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जामिनर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो अगला जो शासक है उसका नाम क्या है, गोपाल देव। देखिए गोपाल देव के टाइम में बहुत कुछ चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं हमारे एग्जाम में, यही क्वेश्चन बनेगा। गोपाल देव आया और बोलता है कि हम पहला काम तो अपने नाम पर नगर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जाजल देव आया, जाजलपुर बसा दिया। ठीक है, अलग अलग, जैसे रतन देव आया तो रतनपुर बसा दिया, अलग अलग राजा। वैसे गोपाल देव आया, ये बोलते हैं मैं फड़ी नागवंशी शासक हूं, मैं भी कुछ करूंगा। क्या करेगा ये, गोपाल नगर बसाएगा। जैसे आपका नाम, अगर आपका नाम हो जाता है महेश तो बोलोगे महेशपुर। सुरेश, सुरेशपुर। वैसे गोपाल है तो गोपालपुर नामक शहर बसा देता है। ठीक है, गोपालपुर नामक शहर कहाँ बसाएगा, कवर्धा में है, कवर्धा में बसाएंगे। ठीक है, तो गोपालपुर नामक जो नगर है या शहर है उसकी स्थापना कौन करता है, तो आपको याद रखना है गोपाल देव। इसके अलावा इसी के टाइम पे एक इंसान रहता है, नाम क्या रहता है, देखिए किसके टाइम पे, बोलोगे गोपाल देव के टाइम पे। और गोपाल देव के टाइम पे एक इंसान रहता है जो किसका निर्माण कराता है, तो भोरम देव मंदिर का। किसका, भोरम देव मंदिर का। जैसे कि आपको पता है कमल राज के साथ में साहिल आ गया था। कौन, कमल राज के साथ में साहिल इंसान आ गया था। राजा अकेले सारा काम नहीं करते थे, बोलते थे कोई हमारा सहयोगी बन जाओ। वैसे गोपाल देव केवल गोपालपुर बसा लिया, बोला अब हम तो यहीं रहेंगे और हम जो सहयोगी जी हूँ, मतलब जो उसका सहयोगी था वो बोला कि ठीक है अब तुम काम करो। नाम क्या था इसके सहयोगी का, लक्ष्मण देव राय। क्या, लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय इसका सहयोगी था। लक्ष्मण देव राय सहयोगी था, करता क्या है इसके, तो बोलोगे जो लक्ष्मण देव राय था वह भोरम देव मंदिर का निर्माण कराता है। किसका, भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन कराता है, तो बोलोगे लक्ष्मण देव राय। ठीक है, लक्ष्मण देव राय किसका सहयोगी था, तो गोपाल देव का सहयोगी था। गोपाल देव कौन था, तो कवर्धा का फड़ी नागवंशी एक राजा था। लक्ष्मण देव राय भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। अब भोरम देव मंदिर के बारे में आपको 4 से 5 फैक्ट तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। देखिए जो हम यहाँ पे आपको लिखाते हैं और इसके अलावा जो हम आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं वो इतना शानदार नोट्स है कि आप अगर कल को सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल केवल उन्हीं नोट्स को, जो हैंड रिटन नोट्स है या फिर जो हम आपको यहाँ पे लिखाते हैं, केवल और केवल अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर ले तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मेंस वाले रहते हैं वो ऐसे ही तो लिखते हैं। उनको क्या पूछेगा, भोरम देव मंदिर के बारे में बताइए। अब यहाँ पे हम आपको 4 से 5 फैक्ट बता देंगे। जो 4 से 5 फैक्ट बता देंगे अगर ये आपको याद रह गए तो आप वहाँ पे जो 3 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है सब आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करोगे, गोपाल देव के बारे में लिख दोगे। गोपाल देव का सहयोगी था लक्ष्मण देव राय, वह भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। अब भोरम देव मंदिर के बारे में आप क्या क्या लिखोगे, बोलोगे यह नागर या फिर चंदेल शैली में निर्मित है। किसमें, नागर या चंदेल शैली में। ठीक है, आप पुलिस की तैयारी करो, आप व्यापम की तैयारी करो, आप पीएससी की तैयारी करो, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, सारी चीजें आपको वैसी ही पढ़नी है और सब यही चीजें ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भोरम देव,
तो नागर शैली या फिर चंदेल शैली में ये निर्मित है। पहला फैक्ट। आखिर ये बना कब था, तो आपको याद रखना है 1089 ईस्वी में। कब? 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लक्ष्मण देव राय के द्वारा। ठीक है, तो बोलोगे नागर शैली या फिर चंदेल शैली में निर्मित 1089 ईस्वी में। इसके अलावा ये बना कहाँ पे है, तो बोलोगे कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। क्या कवर्धा बोल देने से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कवर्धा में है छपरी नाम का एक जगह है। क्या? तो बोलोगे छपरी नाम का एक जगह है। छपरी नाम का जो जगह है वहीं पे है क्या? एक चौरा ग्राम। कौन सा? चौरा ग्राम। ठीक है, तो छपरी के चौरा ग्राम के निकट में है भोरमदेव मंदिर। बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है भोरमदेव मंदिर के बारे में। नागर या चंदेल शैली 1089 ईस्वी। आप 1089 ईस्वी को क्या बोलोगे? बोलोगे मैं 11वीं शताब्दी बोलूंगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है तो आपको याद होना चाहिए 1089 में बना है, और 1001 से 1099 तक की कहानी को हम क्या बोलते हैं? 11वीं शताब्दी। तो 11वीं शताब्दी या फिर 1089 ईस्वी में बना है। कुछ भी एग्जामिनर पूछे आपको याद रखना है। कहां पे? तो बोलोगे कवर्धा जिले में। ठीक है, कवर्धा जिले के कहां पे? तो बोलोगे छपरी के चौरा ग्राम में। सारी चीजें याद हो गई। अब आगे देखिए, और आगे कौन आएगा? ठीक है, आगे आता है रामचंद्र देव। ठीक है, कौन आता है? तो रामचंद्र देव। गोपाल देव के बाद में रामचंद्र देव। रामचंद्र देव। रामचंद्र देव क्या करेंगे? तो ये पहला काम क्या करते हैं, देखिए ये शहर बसा लिए। ये बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले तो मैं शादी करूं, क्योंकि शहर तो बसा हुआ है। ठीक है, तो ये शादी कर लेते हैं। किसके साथ में शादी करते हैं? तो ये कलचुरी राजकुमारी रहती है अंबिका देवी। कौन? अंबिका देवी रहती है। कौन? कलचुरी राजकुमारी रहती हैं। ठीक है, कलचुरी जो राजवंश कहाँ पे? रतनपुर में राज कर रहा था, उसी में एक राजकुमारी थी अंबिका देवी। अंबिका देवी के साथ में विवाह कौन कर लेता है? तो रामचंद्र देव कर लेते हैं। ठीक है, तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी और फड़ी नागवंशी शासक, तो आपको याद रखना है फड़ी नागवंशी शासक और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी, इन दोनों के बीच में विवाह होता है। पहला काम। ठीक है, उसके बाद में ये क्या? अब बोले ठीक है विवाह हम कर लिए हैं, अब क्या करेंगे? अब ये महल बनाएंगे। ठीक है, एक महल बनाते हैं ऐसे टाइम पास के लिए, छेरकी महल। कौन सा? छेरकी महल। उसमें होता क्या है? तो ये लोग ना बकरी पाले रहते हैं। ठीक है, बकरी एक्चुअली नहीं पाले रहते हैं, हम आपको बता रहे हैं याद करने के लिए। यहाँ पे क्या? तो छेरकी मतलब आप बोलोगे छेरी, और छेरी का मतलब क्या होता है? बकरी होता है। तो यहाँ पे बकरी जैसे यहाँ पे क्या स्मेल आती है, इसलिए इसे छेरकी महल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं पहले एक महल बनाते हैं ऐसे ही टाइम पास के, तो इन बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ से बदबू आता है, हम क्या करेंगे? दूसरा महल बना लेते हैं। कौन सा महल? अब देखिए, अब ये कलचुरी राजकुमारी किससे? तो बोलोगे अंबिका देवी से विवाह किया। अब कलचुरी वाली मतलब सीधी सी बात है ये अच्छी खासी पैसे वाली थी। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छिरकी वाली जो इसमें तो बदबू आ रहा है, इसको हटा देते हैं। हम क्या करते हैं? मड़वा महल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम मड़वा महल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो अंबिका देवी और रामचंद्र देव राय, इनके टाइम में क्या होता है? ये विवाह करते हैं, छेरकी महल बनाते हैं। इनको वहाँ अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं मड़वा महल बनाएंगे, और मड़वा महल में ये लोग जाके रहने लग जाते हैं। ठीक है, अब मड़वा महल से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? बोलेगा आखिर ये मड़वा महल है कहाँ पे, कब बनाया गया, यही तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना ये जो मड़वा महल है वह 1349 ईस्वी में बना हुआ है। कब? 1349 ईस्वी में ये मड़वा महल बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? तो हाँ वही कवर्धा के छपरी जगह में। तो आप बोलोगे कवर्धा के कहाँ पे? कवर्धा के छपरी में। ठीक है, तो कवर्धा के छपरी में ही बना हुआ है मड़वा महल। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बाद में अगला जो शासक रहता है वो क्या रहता है? तो बोलोगे हम इसके बाद में तो शासक आते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ने वाले, हमारा मूड बिल्कुल भी नहीं है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम बोलेंगे अब अंतिम कर दो। ठीक है, तो अंतिम शासक नाम क्या है? मोनिंग देव। कौन? मोनिंग देव। मोनिंग देव अंतिम शासक रहता है। ठीक है, तो मोनिंग देव अंतिम शासक रहता है। इसके साथ ही जो फड़ी नागवंशी है उनका जो शासन काल होता है वो खत्म हो जाता है। एक बार चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए हमने बात किया किसके बारे में? फड़ी नागवंशियों के बारे में। कहाँ पे इनका लोकेशन? तो बोलोगे कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। यहाँ पे रतनपुर की कलचुरी शाखा थी, यहाँ पे रायपुर की कलचुरी शाखा थी। यहाँ पे फड़ी नागवंशी शासक आ जाते हैं। कहाँ पे? कवर्धा में। इनका टाइम कब से कब? तो बोलोगे 11वीं से 14वीं शताब्दी तक ये रहते हैं। ठीक है,
इनका जो पहला शासक रहता है या फिर जो संस्थापक रहता है उसका नाम क्या है? अहिराज। कौन? अहिराज। अहिराज के बाद में इसका जो अगला शासक होता है वो नाम क्या रहता है उसका? तो बोलोगे गोपाल देव। गोपाल देव आके अपने नाम पर एक नगर की स्थापना करता है, नाम क्या होता है? तो गोपाल नगर। ठीक है, गोपाल नगर उसके नगर का नाम रहेगा। गोपाल देव का जो सहयोगी रहता है उसका नाम रहता है लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय ही सारा काम करता है। सारा काम मतलब जो भोरम देव मंदिर, अगर आप कवर्धा जाओगे बोलोगे भोरम देव मंदिर, कवर्धा के बारे में बात होती है तो बोला था कि भोरम देव मंदिर वहां जरूर जाना। ठीक है, तो जो भोरम देव मंदिर है वहां की कलाकृति देखेंगे बहुत ही शानदार है। भोरम देव मंदिर को बनवाया किसने था? तो आपको याद रखना है लक्ष्मण देव राय ने बनवाया था। किसने? लक्ष्मण देव राय ने बनवाया था। कौन सी शैली में है? तो नागर या चंदेल शैली में ये बनी हुई है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कौन से सन में? तो 1089 ईस्वी में या फिर 11वीं शताब्दी में ये बना है। कहाँ पे? तो कवर्धा में। कवर्धा में भी कहाँ? तो बोलोगे छपरी। छपरी में भी कहाँ? तो बोलोगे चौरा ग्राम। ठीक, सब आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जामिनर और डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आखिर वहां पे कौन से भगवान है, भोरम देव में कौन से भगवान है, तो वो भी आपको याद रखना है। जो भोरम देव में भगवान है उनका वो शिवलिंग है। क्या है? गर्भगृह में कौन है? तो शिवलिंग है। गर्भगृह में शिवलिंग है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप पीएससी की बात में तैयारी करोगे तो अगर आप इतना याद कर लिए तो वहां पे लोगों से बहुत आगे रहोगे। ठीक है, इतने सारे फैक्ट अगर आपको याद हो गए तो। उसके बाद देखिए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव आते हैं, ये क्या करेंगे? तो पहला काम करेंगे अंबिका देवी के साथ में विवाह। ठीक है, विवाह कर लिए ये पहला महल बनाते हैं। क्या? छेरकी महल। वहां पे बदबू आया तो क्या बोलते हैं कि हम मड़वा महल बनाएंगे, दूसरा महल बनाएंगे। मड़वा महल कब बनता है? तो 1349 ईस्वी में बनता है और यह है कहां पे? तो कवर्धा के छपरी में। ठीक है, उसके बाद अंतिम शासक आता है, नाम क्या रहता है? मोनिंग देव। उम्मीद करता हूं ये जो स्लाइड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं छिंदक नागवंशियों के बारे में। चलिए देखिए, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? छिंदक नागवंशी शासक। और छिंदक नागवंशी शासक में आप देखेंगे जो यहाँ पे आपको शासक की लिस्ट दिख रही है, इन्हीं शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी शासक हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इतने ही शासक हुए थे, इसके अलावा भी हुए थे, लेकिन वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना ही तो पूछेगा। ठीक है, बस आपको इन्हीं शासकों के बारे में याद रखना है। और क्या इनके सीक्वेंस ऐसे याद रखना है? क्या? बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, इनके सीक्वेंस बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं। हाँ, बस आपको ये याद रखना है कि जो नृपति भूषण था ये संस्थापक था और बोलोगे हरिश्चंद्र देव ये अंतिम शासक था। किसकी बात हो रही है? तो छिंदक नागवंशियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? छिंदक नागवंशी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था पहले कि देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे रतनपुर शाखा हो गई, यहाँ पे रायपुर शाखा, यहाँ पे फड़ी नागवंशी शासक हो गई। ठीक है, शाखा हो गई। यहाँ पे क्या चल रहा है? बस्तर में क्या चल रहा है? तो बस्तर में क्या चल रहा है? फौक नहीं चल रहा है, बस्तर में यहाँ पे छिंदक नागवंशी शासक चल रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे कलचुरी काल चल रहा था यहाँ पे छिंदक नागवंशी शासक राज कर रहे थे। चलिए अभी जो देखिए सीधी सी बात है, आपको एक चीज याद आया होगा। हाँ, छिंदक नागवंशी शासक एक कोई था जिसको कलचुरी शासक ने हराया था। कुछ याद आया क्या? बोलोगे हाँ हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन अच्छे से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप क्या हो? बोलोगे आप एक ऐसे इंसान हो जो कि रिवीजन करने के आदी नहीं हो, इसलिए आपको याद नहीं है। अगर आप रिवीजन कियोगे तो जरूर आपको याद आएगा। क्या याद करना था आपको? तो यहाँ पे एक जाजलदेव प्रथम करके राजा था कलचुरी राजवंश का, वह क्या किया था? तो यह यहाँ पे छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को हराया था। फिर सोमेश्वर देव की जो माता थी गुंड महादेवी, वह अनुरोध करती हैं कि जाजल देव जी प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। फिर कौन छोड़ देता है? तो जाजल देव प्रथम। याद आया क्या? बोलोगे हाँ अब याद आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। छिंदक नागवंशी कहाँ पे रहते हैं? तो बस्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पे? बस्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसका संस्थापक कौन होता है? तो नृपति भूषण इस वंश का संस्थापक होता है। यह वंश चलता कब से कब तक है ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जो छिंदक नागवंशी है ये चलते हैं 1023 ईस्वी से। 1023 ईस्वी से स्टार्ट होते हैं और ये 1324 ईस्वी तक चलते हैं। कितने? तो 1324 ईस्वी तक ये चलते हैं। ठीक है, तो जो छिंदक नागवंशी शासक है वो 1023 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक ये राज करते हैं।
कहाँ पे राज करते हैं, तो बोलोगे ये बस्तर वाले क्षेत्र पे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नृपति भूषण, इसका जो संस्थापक रहता है उसका नाम क्या रहता है, नृपति भूषण इसका संस्थापक होता है। अगला शासक आता है जगदेव भूषण धारावर्ष। देख रहे हैं कितना लंबा सा नाम है, इतने में तो आप 4-5 लोग के नाम रख दोगे। एक तो जगदेव हो जाएगा, दूसरा भूषण हो जाएगा, तीसरा धारा रख दोगे, तीसरा कोई वर्षा हो जाएगा, वर्षा या फिर एक वर्षा लड़की का नाम चले। ठीक है, 4-5 लोग का यहाँ पे नाम हो जाएगा। सोच सकते हैं एक ही इंसान का नाम। उस टाइम पे लोग बोर नहीं होते थे। आज के टाइम पे लोग क्या चाहिए लोगों को, जैसे आप ही लोग हो, क्या चाहिए आपको, तो आप बोलोगे सर कोई मुझे अगर 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करा दे रहा है ना, बस वही तो मुझे चाहिए। आप डिटेल में पढ़ने ही नहीं चाहते चीज़ों को। डिटेल में जो पढ़ेगा वही लोगों से आगे रहेगा। जो चाह रहा है 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में सारा कुछ समझा दे, वो सच बता रहा हूँ अपने साथ आप धोखा कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं। नृपति भूषण ये संस्थापक हो गया। अगला शासक जगदेव भूषण धारावर्ष, इसके बारे में हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसी में ही एक कौन रहता है, इसका जो सेनापति रहता है, जगदेव भूषण का ही एक सेनापति रहता है। नाम क्या रहता है, तो इसका जो सेनापति रहता है उसका नाम रहता है चंद्रादित्य। और चंद्रादित्य देखिए जगदेव भूषण ये भी राजा बैठ गया, बस आया बैठ गया, बोलता है कि चंद्रादित्य भाई तुम देख लो क्या करना है। चंद्रादित्य आता है और बोलते हैं ठीक है हम कुछ, अब देखिए आप बैठो तो आप शांत रहो, हम क्या करेंगे अपने नाम पर ही क्या करेंगे, तो चंद्रादित्य तालाब का निर्माण कराता है और चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। कौन, जगदेव भूषण धारावर्ष। जगदेव भूषण धारावर्ष का जो सेनापति रहता है चंद्रादित्य, वह क्या कराता है, तो चंद्रादित्य तालाब का निर्माण और चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो राजधानी रहती है वो भी, तो आपको याद रखना जो छिंदक नागवंशियों की राजधानी होती है वो कहाँ पे रहेगी, इधर बस्तर है, यहाँ पे बोलोगे अबूझमाड़ है, नारायणपुर है, ये राजधानी एकदम बीच में बनाते हैं। कहाँ पे, बीच में क्या है, तो बोलोगे दांत है। क्या हमने आपको याद कराया था, क्या बीच में क्या है, दांत है। दांत को क्या बोलेंगे, दंतेवाड़ा। उस टाइम पे क्या था, तो बारसूर दंतेवाड़ा में आता है, तो बारसूर। ठीक है, तो जो छिंदक नागवंशी थे तो ये बारसूर में राज करते थे और बारसूर ही इनकी राजधानी थी। कहाँ पे, तो राज तो ये वाले क्षेत्र पूरे में कर रहे थे लेकिन इनकी राजधानी जो थी वो थी बारसूर। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है किसके बारे में, जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में। अगली स्लाइड में हम सारी चीजें आपको लिख के बता देंगे। ठीक है, तो जगदेव भूषण के बारे में क्या याद रखना था, इसका एक सेनापति रहता है, नाम क्या रहता है, तो बोलोगे सेनापति का नाम चंद्रादित्य, और करता क्या है, तो चंद्रादित्य तालाब का निर्माण कराता है, एक तालाब बना दिया और एक मंदिर बना देता है। नाम क्या रहता है, तो चंद्रादित्येश्वर मंदिर। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद अगला शासक आता है मधुरांतक देव। ये एक शासक रहते हैं, छिंदक नागवंशी शासक रहते हैं, बस आप उतना ही याद रखिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि मधुरांतक देव कौन से वंश के शासक थे। अभी तो आपको इजी लग रहा होगा कि हाँ हमें तो पता है छिंदक नागवंशी, लेकिन जब आप पूरा का पूरा इतिहास पढ़ोगे, पूरा का पूरा भारत का इतिहास पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, फिर भूगोल पढ़ोगे, सारा चीज जब पढ़ोगे तब आपको याद नहीं रहने वाला कि मधुरांतक देव कौन से वंश का शासक था। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं चीज़ों को आप जितना रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, सफिशिएंट क्या उससे भी ज़्यादा है। आप पीएससी मेंस के लिए भी आप यहाँ से 80% चीज़ों की उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, केवल इन्हीं कंटेंट को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, लोगों से आप बहुत आगे रहेंगे। देखिए मधुरांतक देव ये आता बस है, कोई काम नहीं कराता, इसके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोमेश्वर देव, और सोमेश्वर देव के बारे में हमने अभी आपको कहानी बताई। सोमेश्वर देव आता है, पहले काम ही क्या करता है, देखिए पहले काम, देखिए दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए, किसी को हमें छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे को हम छेड़ते हैं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि जाजल देव रहता है, जाजल देव क्या करता है, तो सोमेश्वर देव को हराता है, लेकिन ये गलती क्या रहता है, सोमेश्वर देव क्या करता है, तो यह जाजल देव के पहले जो राजा रहता है पृथ्वी देव प्रथम। कौन, पृथ्वी देव प्रथम। पृथ्वी देव प्रथम को सोमेश्वर देव हराया रहता है, इसलिए क्या करता है, तो जाजल देव प्रथम को गुस्सा आता है कि हमारे पिताजी को तुमने हराया था। उसके बाद ये सोमेश्वर देव को क्या करता है, तो हरा देता है और बंदी बना के रखता है। फिर सोमेश्वर देव की माता जी आती हैं, नाम क्या रहता है, गुंड महादेवी। फिर वो बोलती हैं, अनुरोध करती हैं, तब जाके सोमेश्वर देव को छोड़ा जाता है, किसके द्वारा, जाजल देव प्रथम के द्वारा। ठीक है,
कहानी समझ में आ गई? बोलोगे हाँ बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी कहानी हमें क्लियर हो रही है। उसके बाद कौन आता है? तो कन्हर देव आता है। कौन? कन्हर देव प्रथम आता है। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, सोमेश्वर देव के टाइम पे कुछ कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ था। किसका? मंदिरों का निर्माण हुआ था। क्या कौन कौन से मंदिर थे? तो दो मंदिर आपको याद रहने चाहिए। कौन सा? तो एक है बत्तीसा मंदिर। कौन सा? एक है बत्तीसा मंदिर और एक है नारायण पाल का विष्णु मंदिर। कौन सा? नारायण पाल का एक है विष्णु मंदिर। ये दोनों मंदिर आपको याद रखने हैं। किसके टाइम की बात हो रही है? सोमेश्वर देव के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो सोमेश्वर देव के टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे क्या था? तो बत्तीसा मंदिर था और विष्णु मंदिर। ठीक है, ये दो मंदिर बने हुए थे। अब देखिए आपको याद कैसे होगा। चलिए, सोमेश्वर देव ने बत्तीसा मंदिर बनाया और विष्णु मंदिर बनाया, याद कैसे करेंगे? देखिए, जो ये छिंदक नागवंशी राजा थे, अब इनके बारे में हमें कहीं ना कहीं से पता चलेगा। बोलोगे हाँ, हमको इनके बारे में ऐसे कैसे पता चल जाएगा? हमारे दादा परदादा या फिर इनके भी जो पूर्वज लोग थे वो तो लिख के गए नहीं है कहीं पे। हाँ, हमें क्या मिला है? तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे अभिलेख मिला है। ठीक है, क्या मिला है? सॉरी, यहाँ पे शिलालेख मिला है। नाम क्या है? तो कुरुसपाल शिलालेख। क्या? कुरुसपाल शिलालेख। कुरुसपाल शिलालेख। ये जो कुरुसपाल शिलालेख है, इसी से पता चला कि यहाँ पे जो छिंदक नागवंशी थे ये राजा हुए थे। सोमेश्वर देव आया था, सोमेश्वर देव ने ही कुरुसपाल में बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। सारी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चल रही है? तो कुरुसपाल शिलालेख से। कहाँ पे? तो कुरुसपाल में है, कुरुसपाल है वहाँ पे शिलालेख है और उसी शिलालेख से पता चला है कि इस वंश में ये राजा थे, ये कहानी थी। ठीक है, तो कुरुसपाल शिलालेख से हमें पता चलता है। कहाँ पे है? तो बोलोगे बारसूर दंतेवाड़ा। अब देखिए आप याद कैसे करेंगे। देखिए, हमने आपको सोमेश्वर देव के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। आप पहली बार पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भटक जाओगे। कैसे याद करोगे? कुरुसपाल, देखिए आप बोलोगे एक सोम करके लड़का है। ठीक है, सोम करके लड़का है, वह कैसा है? तो बोलोगे वह कुरुस। यहाँ पे आपको कुरुस दिख रहा है, लेकिन आप वैसे याद करोगे कुरूप है, मतलब कुरूप है। ठीक है, कोई भी इंसान कुरूप होता है कहाँ से? है, दिल से होता है, लेकिन हम ऐसे याद करते हैं कि एक सोम करके लड़का है, वो कुरूप है। ठीक है, ये जो कुरूप है, तो आप ऐसे बोलोगे कि जो सोमेश्वर देव, इनके बारे में हमें जानकारी पता चल रही है, वो कुरुसपाल अभिलेख से पता चल रही है। कुरूप क्यों है? क्योंकि वो बत्तीसा, उसके जो बत्तीसा है, जो 32 दांत है, वो सब बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे पूरे के पूरे जो दांत है, वो सारे के सारे दांत ऐसे बाहर आ गए हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सोमेश्वर देव है, वो हमें पता चल रहा है कि वो कुरूप है। कुरुसपाल शिलालेख से पता चल रहा है सारे अभी राजाओं के बारे में। और उसने क्या कराया था? तो जो सोमेश्वर देव है, वह बत्तीसा मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा विष्णु मंदिर का भी साथ में निर्माण करा दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो यहाँ पे कहानी है सोमेश्वर देव वाली, वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर कन्हर देव प्रथम आता है, इसके बारे में हमें कुछ भी याद नहीं रखना। जयसिंह देव प्रथम आता है, इसके बारे में भी हमें कुछ याद नहीं रखना। बस हमें इतना ही याद रखना है कि यह छिंदक नागवंशी राजा थे। अगला शासक आता है हरिश्चंद्र देव। कौन? हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव आता है और यही अंतिम हो जाता है। ठीक है, ये हरिश्चंद्र, देखिए आज के टाइम में जो हरिश्चंद्र रहेगा वो टिक पाएगा क्या? बोलोगे नहीं, आजकल जो सच्चाई बोलेगा, जो सच बोलेगा, वो नहीं टिकने वाला। अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप देखिए ना कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कितना झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। देख रहे हैं आप कितने टाइम तक टिके हुए हैं। वैसे ही अगर आप कल को, ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री हैं यही बस झूठ बोलते हैं, अगर कांग्रेस की जो सरकार आई थी हमारी छत्तीसगढ़ में, वो भी इतना झूठ बोली है, मतलब कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो जो भी सरकारें आती हैं सब झूठ बोलती हैं, इसीलिए तो ये राज करते हैं। और हम लोग पढ़ करके भी क्या रहते हैं? बेवकूफ़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हरिश्चंद्र है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करने लग जाओ, आप झूठ बोलना चालू कर। देखिए हरिश्चंद्र, मतलब हमें अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। अब देखिए, जो भी नेता रहते हो उनको आप क्या करते हो? गाली तो देते हो, नेताओं को गाली तो पड़ती है, लेकिन आपको कोई गाली नहीं देता, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। तो एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। कोई भी पोस्ट में आ जाना वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र के साथ में लास्ट हो जाता है। इसको कौन हराता है? तो काकतीय वंश का जो नींव डालता है, नाम क्या रहता है? अन्नमदेव। कौन? अन्नमदेव। अन्नमदेव आके इसको हरा देता है। किसको हरा देता है? तो हरिश्चंद्र देव को हरा देता है। यहीं से इनकी कहानी खत्म हो जाती है। किसकी? छिंदक नागवंशियों की कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। आया समझ में? चलिए, इसके अलावा
जब ये छिंदक नागवंशी रहते हैं तो देखिए अब कुरुश अभिलेख से हमें पता, शिलालेख से हमें पता चला कि ये हुआ था। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला कि आखिर ये क्या क्या हुआ है। जैसे कि छिंदक नागवंशियों ने ही कहाँ पे, तो बोलोगे ये बारसूर में ही मामा भांजा मंदिर का निर्माण कराया। किसका? तो मामा भांजा मंदिर का निर्माण कराया। किसका? मामा भांजा मंदिर का निर्माण किसने कराया? छिंदक नागवंशियों ने कराया। इसके अलावा जो विशाल गणेश प्रतिमा है, कौन सी? विशाल गणेश प्रतिमा, वह भी किसने कराया? छिंदक नागवंशियों ने करा दिया। इसके अलावा आप जानते होंगे कौन सा? तो एक जो यहाँ मतलब आप अगर कभी बारसूर जाएंगे तो वहाँ पे एक ऊंचाई पे गणेश प्रतिमा है, ठीक है। जो ऊंचाई में जो गणेश प्रतिमा है उनका जो निर्माण कराया गया है वह भी कौन? तो बोलोगे वो जो विशाल गणेश प्रतिमा है उनका भी निर्माण किसने कराया? छिंदक नागवंशियों ने ही कराया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर कभी गणेश भगवान की बात की जाएगी, जो मामा भांजा मंदिर है, विशाल गणेश प्रतिमा है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और है, हमें अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एक गणेश प्रतिमा जिनको अभी बीच में क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो प्रतिमा थी उस प्रतिमा को खंडन कर दिया गया था। उसके बाद में फिर कुछ कुछ अभी अफवाह चल रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ में, तो ठीक है। वो जो गणेश प्रतिमा है वो भी कहाँ पे? तो ये छिंदक नागवंशियों ने ही बनाया था, ठीक है। तो गणेश प्रतिमा के बारे में आपको याद रखना है, छिंदक नागवंशी। कहाँ पे? तो बोलोगे बारसूर दंतेवाड़ा में। इसके अलावा अभी देखिए, अभी हम सारी चीजें आपको लिख के भी बता देंगे, ठीक है, एक बार। लेकिन यहाँ पे हमारी कहानी बस समझ में आनी चाहिए। कहानी समझ में आएगा, आप अपने से ही लिख सकते हैं। इसके अलावा जो छिंदक नागवंशी थे, अभी इनका टाइम हमने आपको बता दिया। इनका जो ध्वज था, ध्वज के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इनके जो ध्वज चिन्ह था उसमें सर्प है। जैसे हमारे झंडे में बोलोगे तो झंडा है, यहाँ पे 3 रंग रहता है, उसमें 24 तीली रहती है बीच में नीली कलर की। वैसे ही इनके ध्वज में क्या रहता है? सर्प रहता है। इसके अलावा जो इनका राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय चिन्ह में क्या रहता है? बाघ रहता है। क्या रहता है? इनका जो राजकीय चिन्ह होता है उसमें बाघ रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए लास्ट में बोलेंगे आप कांकेर के सोमवंशी शासक। कौन? कांकेर के सोमवंशी शासक। इसमें आप शासकों के बारे में बोलोगे कि ये कहाँ पे थे, तो यह कांकेर के थे। कहाँ पे? कांकेर के ये सोमवंशी शासक थे। प्रमुख शासक बोलोगे, हाँ प्रमुख शासक, इसमें रहता है सिंहराज। सिंहराज ही इसका संस्थापक होता है। कौन? सिंहराज इसका संस्थापक होता है। उसके बाद में आता है व्याघ्रराज। उसके बाद में कौन आता है? तो वोपदेव आता है। कौन? व्याघ्रराज के बाद में आता है वोपदेव। और वोपदेव के ये 3 बेटे हो जाते हैं, कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। इनके बारे में आपको वैसे इनके बेटे हुए, कौन क्या था, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। बस आपको याद रख लेना है कि कांकेर में सोमवंशी शासक था। कब? जब हमारा कलचुरी काल चल रहा था। कहाँ पे? बोलोगे कलचुरी काल चल रहा था, यहाँ पे। तो कांकेर में सोमवंशी, यहाँ पे फड़ी नागवंशी और यहाँ पे छिंदक नागवंशी राजा थे। अब ये जो यहाँ पे शासक थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शासक। जो कांकेर के सोमवंशी शासक थे उनमें कौन कौन आता है, तो बोलोगे सिंहराज, व्याघ्रराज, कर्णराज, कृष्णराज, सोमचंद्र एवं वोपदेव। ये थोड़ा सा आप इनको बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंह, देखिए सिंह मतलब आप बोलोगे हाँ सिंह मतलब कहीं ना कहीं शेर के बारे में बात हो रही है। व्याघ्र, बाघ के बारे में बात हो रही है। वोपदेव है ना, ये थोड़ा सा डरावना टाइप का वोपदेव है ना। इसके अलावा सोम चंद्रमा, यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रही है, कर्ण के बारे में बात हो रही है। मतलब एक तरीके से आप बोलोगे ये कुछ खतरनाक जानवर और कुछ यहाँ पे तरीके से हमारे भगवानों के बारे में, जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे सोम चंद्रमा हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, कर्ण ये जो महाभारत के पात्र थे, वो उपदेव हो गए। तो यहाँ पे कुछ आपको भक्ति वाले दिख जाएंगे और कुछ यहाँ पे खतरनाक जानवर दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। एक बार चीज़ों को लिख लेते हैं, वरना आप बोलेंगे कि आपने कुछ लिखाया नहीं, क्या फालतू में पढ़ा देते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये हमारे एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं किसके बारे में, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कवर्धा के फड़ी नागवंशियों के बारे में। देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देंगे, अगली जो क्लास आएगी वो रहेगी काकतीय राजवंश के बारे में, काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश जैसे कंप्लीट होगा तो हम आपको क्या करेंगे, जो टारगेट 90 इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की बौछार आपके ऊपर कर देंगे, और एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद से एक थप्पड़ लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो कौन सा वंश है बोलोगे, फड़ी नागवंशी। अब देखिए फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंशी शासक, ठीक है। फड़ी नागवंशी शासक कब से कब तक रहते हैं बोलोगे, 11वीं से 14वीं शताब्दी, 11वीं से 14वीं शताब्दी,
ठीक है, याद हो गया? बोलोगे हाँ याद हो गया। कहाँ इनका शासन क्षेत्र रहता है? बोलोगे कवर्धा। कहाँ पे इनका शासन क्षेत्र? कवर्धा रहता है। संस्थापक कौन होता है? तो आपको याद रखना है, संस्थापक रहता है अहिराज। कौन? अहिराज। ठीक है, कौन संस्थापक रहता है? तो अहिराज। ठीक है, अहिराज इसका संस्थापक होता है। उसके बाद अगला जो शासक आता है उसका क्या नाम रहता है? बोलोगे जो अगला शासक रहता है उसका नाम रहता है गोपाल देव। क्या? गोपाल देव। गोपाल देव। गोपाल देव क्या कर दिया? तो गोपालपुर नगर की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? गोपालपुर नगर की स्थापना। गोपालपुर नगर की स्थापना किसकी? तो गोपालपुर नगर की स्थापना कौन कर दिया? गोपालपुर कर दिया, सॉरी गोपाल देव कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो गोपाल देव है इसका सहयोगी कौन रहता है? तो इसका जो सहयोगी रहता है उसका नाम रहता है लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय। लक्ष्मण देव राय क्या काम करते हैं? तो बोलोगे यह भोरम देव मंदिर का निर्माण कराता है। किसका? तो भोरम देव मंदिर का निर्माण कराता है। भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर। ठीक है, ये जो भोरम देव मंदिर का निर्माण कराता है कब कराता है? तो आपको याद रखना है 1089 ईस्वी में। याद आ रही चीजें? बोलोगे हाँ थोड़ी थोड़ी याद आ रही हैं। अगर आप एक दो बार और पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। भोरम देव मंदिर 1089 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी शैली में बना हुआ है? तो बोलोगे नागर शैली। नागर या फिर चंदेल शैली। ठीक है, नागर या चंदेल शैली में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से देव हैं? तो बोलोगे यहाँ पे जो गर्भगृह है, गर्भगृह में है क्या है? शिवलिंग। ठीक है, शिवलिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गर्भगृह है और गर्भगृह में है शिवलिंग। है कहाँ पे? तो यह भोरम देव। कहाँ पे? तो बोलोगे कवर्धा। और कवर्धा में भी कहाँ? तो बोलोगे छपरी। और छपरी में भी कहाँ पे? तो बोलोगे चौराग्राम। चौराग्राम। ठीक है, अगर आप कवर्धा जाएंगे, कवर्धा के जो मेन सेंटर जहाँ पे रमन सिंह का पहले निवास स्थान था, वहाँ से आई थिंक 20 से 22 किलोमीटर के आसपास से अगर आप जाएंगे तो भोरम देव मंदिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे गली गली होके जाना पड़ता है। ठीक है, तो छपरी के चौराग्राम में है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है कि इसे क्या बोला जाता था? इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है वैसे ही ये भोरम देव मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो। मध्य प्रदेश का खजुराहो है वैसे ही शैली में भोरम देव मंदिर बना है, इस वजह से इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। सारी चीजें याद हो गई? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद भी अलग अलग राजा आते हैं। नाम क्या रहता है? तो बोलोगे एक राजा है रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। ये जो रामचंद्र देव रहते हैं ये क्या काम करते हैं? पहला ही काम करते हैं किसके साथ? विवाह। तो बोलोगे कलचुरी राजकुमारी रहती हैं। कौन सी? तो बोलोगे इनका नाम क्या रहता है? कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी। अंबिका देवी। ठीक है, ये कलचुरी राजकुमारी होती हैं। कलचुरी राजकुमारी। ठीक है, और ये रामचंद्र देव क्या रहते हैं? तो ये फड़ी नागवंशी शासक। ठीक है, फड़ी नागवंशी शासक। फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी, इनका विवाह हो जाता है। ये क्या काम करेंगे? जैसे ही विवाह बोलते हैं हम क्या बनाएंगे? छेरकी महल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छेरकी एक महल बनाएंगे। लेकिन अब वो जो महल रहता है वहां पे जैसे बकरी रहती है वैसी थोड़ी सी बदबू आ रही, तो बोलते हैं छेरकी महल हमने बना दिया, अब यहाँ पे हम नहीं रहने वाले, हमने बना दिया है, कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ पे रहो। हम क्या करने वाले? हम दूसरा महल बनाएंगे। क्या नाम रहेगा? मड़वा महल। क्या? मड़वा महल। ये जो मड़वा महल है ये कब बना है? तो 1349 ईस्वी में। कब? 1349 ईस्वी में ये मड़वा महल बना हुआ है। 1349 ईस्वी में बना हुआ है ये मड़वा महल। इसके अलावा ये बना कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है कवर्धा। कहाँ पे? कवर्धा है। और कवर्धा में ही जो छपरी है, छपरी वाला जो जगह है वहीं पे बना हुआ है ये मड़वा महल। फिर अंतिम शासक कौन आते हैं? तो इसके बाद ऐसे ही शासक आते रहते हैं। अंतिम शासक रहते हैं मोनिंग देव। कौन? मोनिंग देव। अंतिम शासक मोनिंग देव। ठीक है, यहां से इनका जो वंश रहता है वो खत्म हो जाता है। अंतिम शासक मोनिंग देव। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम छिंदक नागवंशियों के बारे में बात करते हैं। यहां पे देखिए छिंदक नागवंशी। छिंदक नागवंशी। अब हम सारी चीजों को एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं
और लिख भी रहे हैं। जब आपको देखिए, आपको चीज़ों को वैसे ही पढ़ना है जैसे आपने यहाँ पे पढ़ लिया है ना, एक तरीके से आपके दिमाग में ये डेटा क्लियर हो गया। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा। जैसे डेटा हो गया तो अब आपको लगना, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। अगर आपको सब कुछ ही आता है तो आप एक काम करिए, छिंदक नागवंशी लिखिए और इनके बारे में अगर आप जो भी जानते हैं लिख डालिए। आप इनका सीक्वेंस मत देखिए क्या क्या है, कुछ भी नहीं, आप जो भी जानते हैं इनके बारे में लिख दीजिए। यकीन करिए आप मुश्किल से 5 से 10 फैक्ट लिख पाएंगे, उसके बाद आप लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं तो हम ऐसे ही नहीं कि हाँ हमने एक बार ऐसे देखा और हमें याद हो गया और हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ाना बहुत आसान है तो आप बिल्कुल एक बार लिखने की कोशिश करिए, छिंदक नागवंशी के बारे में आप लिखने की कोशिश करिए। आप 5 से 10 फैक्ट, उससे ज़्यादा आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखिए छिंदक नागवंशी। अभी जो छिंदक नागवंशी इनका क्षेत्र कहाँ पे है तो आपको याद रखना है कौन सा क्षेत्र, बारसूर। ठीक है, बारसूर हो गया, बारसूर, दंतेवाड़ा, चक्रकोट। चक्रकोट क्या तो बोलोगे चक्रकोट, हाँ ये चित्रकोट वाला। ठीक है, चक्रकोट हो गया, भ्रमरकोट हो गया, भ्रमरकोट हो गया। ये इनका शासन क्षेत्र, मतलब ये वाले क्षेत्र में थे। आप अगर मैप अगर जानते होंगे तो मैप बोलेंगे, मैप में ये वाला जो क्षेत्र है यही क्षेत्र में तो है ये। ठीक है, यही वाले क्षेत्र में है। इनकी जो राजधानी रहती है, राजधानी कहाँ पे रहती है तो राजधानी आपको याद रखना है बारसूर। इनका जो राजधानी रहता है वो मुख्यतः बारसूर दंतेवाड़ा। कहाँ पे, बारसूर। ठीक है, यहाँ पे आप बारसूर लिख लीजिएगा, बार बार गलती हो रही है, बारसूर दंतेवाड़ा। ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा, इनकी राजधानी बारसूर दंतेवाड़ा। इनका शासन क्षेत्र बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकोट, ये वाला जो जगह है दिख रहा है, ये सारी जगह पे इनका शासन क्षेत्र था। इनकी स्थापना कब होती है तो आपको याद रखना है, इनकी जो स्थापना होती है वो होती है 1023 ईस्वी से लेके 1324 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, इनका संस्थापक कौन होता है तो इनका संस्थापक होता है नृपति भूषण। कौन, नृपति भूषण इनका संस्थापक होता है, भूषण इनका संस्थापक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे बताया था 11वीं से 14वीं शताब्दी जो फड़ी नागवंशी कवर्धा में थे, और वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी ही चल रहा है और छिंदक नागवंशी यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में राज कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो अंतिम शासक आता है नाम क्या रहता है तो बोलो कि हरिश्चंद्र जो बनेगा वो कहाँ टिक पाएगा, हरिश्चंद्र इनका अंतिम शासक, हरिश्चंद्र अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक है, चलिए नृपति भूषण के बारे में हमने आपको बता दिया, ये संस्थापक रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया था किसके बारे में तो जगदेव भूषण। क्या जगदेव भूषण धारावर्ष याद आया क्या, बोलो कि हाँ बिल्कुल याद आया। जगदेव भूषण जिनका बहुत बड़ा नाम था, जगदेव भूषण धारावर्ष, धारावर्ष अलग बहुत बड़ा सा नाम आपको दिख गया। ये जो जगदेव भूषण धारावर्ष है ये क्या करते हैं तो यह बारसूर को, पहली बात तो किसको, बारसूर को राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाने का काम बोलते हैं, ठीक है बारसूर को हम राजधानी बना दिए, काम खत्म। इनका एक सेनापति रहता है, नाम क्या रहता है तो इनके सेनापति का नाम रहता है क्या, जगदेव भूषण। जगदेव भूषण का जो सेनापति रहता है उसका नाम रहता है चंद्रादित्य, चंद्रादित्य। चंद्रादित्य ही सारा काम कराता है, जगदेव भूषण खाली बैठे रहते हैं। चंद्रादित्य क्या कराएगा तो अपने ही नाम पर चंद्रादित्य तालाब बनाता है। क्या, चंद्रादित्य तालाब बनाता है अपने ही नाम पर, चंद्रादित्य तालाब बना दिया। इसके अलावा चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण भी यही कराता है। तो चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराया तो चंद्रादित्येश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह चंद्रादित्य ही कराता है। क्या रहता है जगदेव भूषण का, ये सेनापति रहता है। क्या रहता है, ये सेनापति रहता है जगदेव भूषण का। ठीक है, इसके अलावा ठीक है जगदेव भूषण के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, बारसूर राजधानी बनाते हैं, चंद्रादित्य तालाब, और सॉरी जो चंद्रादित्य इसका सेनापति रहता है वह क्या करता है, चंद्रादित्य तालाब बनाता है और चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण करता है। जगदेव भूषण के बाद में अगला जो शासक आता है उसका नाम क्या रहता है, सोमेश्वर देव प्रथम। क्या, सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहता है, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, इसके बारे में आपको पहला फैक्ट तो कभी भी नहीं भूलना है कि जाजल्य देव इसको बंदी बनाता है। ठीक है, जाजल्य देव, जाजल्य देव कौन था, जाजल्य देव प्रथम कौन था तो बोलोगे कलचुरी शासक, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम। ठीक है,
द्वारा बंदी बनाया जाता है, ठीक है, द्वारा बंदी बनाया जाता है, ठीक है। बंदी बनाएगा तो उसको छुड़वाती कौन है, इनकी माता रहती है, नाम क्या रहता है, तो गुंड महादेवी, ठीक है, गुंड महादेवी अनुरोध करती हैं किससे, तो जाजल देव प्रथम द्वारा, जाजल देव प्रथम से अनुरोध करती हैं, तभी जाके छोड़ता है। सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव, इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो सोमेश्वर देव प्रथम है, इसने किसको हराया था, तो जाजल देव के पिता कौन, तो बोलोगे पृथ्वी देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम को ये हराता है, उसका बदला जाजल देव प्रथम ले लेता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है, तो कुरुषपाल शिलालेख से, ठीक है, कुरुषपाल शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख। हमने आपको बताया था सोम क्या है, तो बोलोगे कुरूप है, कुरूप है तो क्या, क्यों है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा 32 दांत दिख रहा है। अगर आप कभी सोचो कि आपके इतने बड़े बड़े से दांत हो जाए और सारे के सारे दांत ऐसे हो जाए, तो आप थोड़ा डरावने दिखोगे, राक्षस टाइप पे दिखोगे, बोलोगे हाँ मैं, बिल्कुल वैसे 32 मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो 32 मंदिर का निर्माण कौन, तो सोम, सोम क्या है, कुरूप है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। 32 मंदिर एवं नारायण पाल का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर कहाँ का, नारायण पाल का, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए और याद रखना ही है। उसके बाद में अगला शासक कौन आता है, तो सोमेश्वर देव प्रथम के बाद में सोमेश्वर देव प्रथम हो गया यहाँ पे। फिर देखिए कन्हर देव प्रथम आता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। जयदेव सिंह प्रथम आता है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हरिश्चंद्र देव आता है, ये अंतिम शासक हो जाता है, ठीक है। कौन आता है, तो हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव जो आता है वो अंतिम शासक, क्या है ये, तो बोलोगे अंतिम शासक है, ये अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव, ठीक है। इसके अलावा जो ये हरिश्चंद्र देव को आक्रमण करके हराता कौन है, तो ये काकतीय वंश का, काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव द्वारा, कौन, अन्नम देव द्वारा। अन्नम देव क्या करता है, तो ये काकतीय वंश की नींव डालता है और हरिश्चंद्र को हरा देता है, ठीक है। तो 1324 से लेके अगली जो हमारी कहानी आने वाली है 1324 से लेके कहाँ तक जाएगी, तो 1947 हमारे स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब तक जाएगी। वहां तक ही नहीं जाएगी, उसके बाद भी हम कहानी पढ़ेंगे जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है। इवन जब भारत चाइना का युद्ध होता है 1961 में, तब तक हम कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो क्लास रहेगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम बस्तर की बहुत सारी चीज़ों को हम एक क्लास में ही कवर करने वाले हैं, और बस्तर से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो काकतीय वंश का जो संस्थापक रहता है, फिर नींव डालने का काम कौन करता है, तो बोलोगे अन्नम देव करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने और कुछ चीज़ें देखी थी, क्या देखी थी, तो बोलोगे कि इसके अलावा अलग अलग मंदिर बनाए गए थे। कौन कौन से, जो छिंदक नागवंशी थे, छिंदक नागवंशी शासक क्या क्या मंदिर बनाते हैं, तो आपको एक पहला जो मंदिर का नाम याद रखना है वो है मामा भांजा मंदिर। कौन सा, मामा भांजा मंदिर, पहला मंदिर, ठीक है। जो दूसरा मंदिर है अभी हमने आपको बताया था, क्या, तो बोलोगे विशाल गणेश प्रतिमा। कौन सी, विशाल गणेश प्रतिमा, विशाल गणेश प्रतिमा। इसका निर्माण कौन कराता है, तो इसका निर्माण करा देता है बाणासुर करके एक राजा आता है, कौन, बाणासुर ने इसका निर्माण कराता है, ठीक है, बाणासुर। आपको बाणासुर याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको इतना तो जरूर याद होना चाहिए कि छिंदक नागवंशी राजा कराता है। हाँ, जो तीसरा एक और प्रतिमा था, हम आपको बताए थे कि उस टाइम हमें कुछ भूल रहा था। क्या भूल रहा था, बिल्कुल ढोलकर गणेश प्रतिमा। कौन सी, ढोलकर गणेश प्रतिमा, नाम भूल रहा था बस आपको, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये भी बारसूर में ही है। कहाँ पे, बारसूर दंतेवाड़ा में ही है। आप बहुत ऊंचाई पर जब चढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे ढोलकर गणेश प्रतिमा, बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, ढोलकर गणेश प्रतिमा है कहाँ पे, तो देखिए कहीं ना कहीं अगर गणेश प्रतिमा की बात होगी तो आपको याद रखना है कौन सा, तो बोलोगे बारसूर, ठीक है, बारसूर दंतेवाड़ा, ठीक है, याद हो गया। तो देखिए गणेश प्रतिमा बोलोगे, छिंदक नागवंशी जो शासक थे वही ये काम कर रहे थे। मामा भांजा मंदिर, ये भी, इसमें भी क्या है, तो बोलोगे गणेश भगवान की मूर्ति ही है।
विशाल गणेश प्रतिमा, इसमें तो गणेश प्रतिमा ही रहेगी। ढोलकल गणेश प्रतिमा, तो इसमें तो गणेश भगवान ही बने हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे कुछ उपद्रवी लोग आ गए थे तो मंदिर को खंडित कर दिए थे। ठीक है, तो बहुत बवाल हुआ था कुछ साल पहले। उसके बाद देखिए, जो छिंदक नागवंशी शासक थे, इनका कुछ ध्वज था। क्या था इनका ध्वज था? इनका जो ध्वज था, ध्वज में क्या था, तो सर्प था। ध्वज में जो जैसे ध्वज हो गया, ध्वज में क्या हो जाएगा, तो सर्प, सांप का निशान हो गया। इसका जो इसके अलावा जो इनका राजकीय चिन्ह था, क्या था, राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में आपको याद रखना है कि इसका जो छिंदक नागवंशी थे, उनकी जो राजकीय चिन्ह में बाघ बना हुआ था। क्या बना हुआ था, बाघ बना हुआ था। इनका जो राजकीय चिन्ह है, यहाँ पे आप ऐसे करके कुछ बाघ बना सकते हैं। हमें तो बनाना नहीं आता है, आप ऐसे करके बना सकते हैं। ये तो कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ों को आपको याद करना है और लिखना है। चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कैसे भी याद हो। ये सोमवंशी शासक, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।